गाइज ये है सिट्रॉन C3 एयरक्रॉस और अगर मुझे इसको मार्क्स देने होंगे ना तो मेरे ख्याल में 8 आउट ऑफ 10 वुड बी द गुड मार्क्स, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी प्राइसिंग जो है वो काफ़ी जस्टिफाइबल आएगी। इसकी प्राइसिंग ऐसी एग्रेसिव रखेंगे जैसे कि उन्होंने C3 के साथ में जो कि एक हैचबैक थी उसके साथ में किया था, सेम जो है वो C3 एयरक्रॉस के साथ में भी होगी। अब कुछ चीज़ें हैं जो मुझे खटकी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पसंद आई हैं इस गाड़ी के अंदर, एंड ये गेम चेंजर एंड रिवॉल्यूशनरी होगी कि नहीं धीरे धीरे आपको इस वीडियो में पता चलता रहेगा। जस्ट इन केस यू आर न्यू टू द चैनल, कंसीडर दिस चैनल सब्सक्राइब। बहुत अमेजिंग कंटेंट आप यहाँ पे मिस आउट कर रहे हो। चेक दिस वन। गाइस मैंने आपके साथ में एक डिटेल वॉक अराउंड शेयर कर दिया था ऑलरेडी, इसलिए मैं मेन पॉइंट्स बताऊंगा जो मुझे प्रोज लगे एंड कॉन्स लगे। इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके डिजाइन और लुक्स इन सब पे, क्योंकि लुक्स के मामले में मुझे लगता है बहुत अच्छे नंबर से गेन करती है, देखने में अच्छी लगती है एंड विदाउट एनी डाउट मेरे ख्याल में ये अपडेटेड लगती है। कुछ चीजें हैं लेकिन जो अभी भी मुझे खटक रही हैं, जैसे कि ये हेडलाइट यूनिट, यहाँ पर हेलोजन है, फॉग लैंप में हेलोजन है, क्लियर लैंप्स में हेलोजन है एंड टर्न इंडिकेटर में भी हेलोजन है, जबकि ये ज़माना एलईडी का है और आपके पास में प्रोजेक्टर सेटअप भी नहीं है, तो दैट इज अ बिग कॉन। ये जो ग्रिल है इस पे पियानो फिनिशिंग दे दी गई है, जिसकी वजह से ओवरऑल लुक इस पूरे फ्रंट प्रोफाइल का चेंज हो जाता है। एक क्रोम की स्ट्रिप बहती हुई जाती है और वो पार्ट हो जाती है दो हिस्सों में, एंड दो स्ट्रिप यहाँ रखी गई है, बीच में सिट्रॉन का लोगो। मेरे ख्याल में अच्छे लुक्स हैं एंड अच्छे मार्क्स इसको प्लेस करने के लिए यहाँ पे दिए जाने से। द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पर आने वाले जो एलॉय व्हील्स हैं ये 215/60 रेडियल 17 इंचर्स हैं, क्योंकि ये गाड़ी थोड़ा कॉस्ट कट लगती है लेकिन उसके बावजूद भी 215/60 रेडियल 17 इंचर्स जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं। अब इस व्हील आर्च को देखो आपको रियलाइज होगा कि ये सर्कुलर है, लेकिन ये जो गैप है ना, इस तरफ का गैप उस तरफ का गैप तो बराबर है, लेकिन जो ये टॉप का गैप है वो जरूर आपको देखने में ऐसा लगेगा यार प्रोपोर्शनेट क्यों नहीं बैठ पा रहा है। वो इसलिए नहीं बैठ पा रहा है क्योंकि इसका सस्पेंशन का जो ट्रेवल है वो ज़्यादा रखा गया है। रीज़न बीइंग सिट्रॉन इसको एज एसयूवी प्लेस कर रही है, एंड जब आप एसयूवीज को प्लेस करते हो तो एक सस्पेंशन बेहतर ट्रेवल करना बहुत नेसेसरी हो जाता है। गाइस मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है एंड ये अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा हाइट ऑफर कर रही है, सबसे ज़्यादा विड्थ ऑफर कर रही है। अब हाइट क्यों ऑफर कर रही है, अगर आप इसके रूफ रेल के डिजाइन को देखोगे ना तो यहाँ पे आते आते काफी मोटा हो जाता है। ऑलमोस्ट 4 इंचेस का इसका रूफ रेल है, जिसकी वजह से हाइट भी जो है वो बढ़ती है। अगर ये रूफ रेल नहीं होता तो इसकी हाइट सब्सटेंशियली घट जाती है। दोस्तों टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसीलिए लोग जो है वो पसंद नहीं करते हैं अपनी गाड़ी की चाबी जेब से निकालना, एंड यहाँ पर पैसिव कीलेस एंट्री आपको नहीं मिलती है। आपको कीलेस एंट्री मिलती है, 2 बटन्स दिए गए हैं जैसे आपको C3 में मिलता था, एंड अगर जस्ट इन केस आपकी गाड़ी की बैटरी लो है, फॉर एग्जाम्पल इस की फॉब की बैटरी लो है, तो आप इसको लॉक अनलॉक जो है वो इस की होल के द्वारा करोगे। की होल की प्लेसिंग एंड ये जो हैंडल बार्स हैं वो आपको एंट्री लेवल गाड़ियों जैसा फील करवाएंगे, वो एक कॉन मुझे जरूर लगा। इसका जो पीछे की डिटेलिंग है ना मुझे काफी कमाल की लगती है। देखो अगर ये जो लैंप्स हैं ये अगर रेगुलर लैंप्स होते, यानी कि अगर वो इतने छोटे लैंप्स होते तो बहुत ही रेगुलर सी लगती है एसयूवी, ऐसा लगता है कि हर दूसरी गाड़ी जो है वो पीछे से कुछ ऐसी लगती है। लेकिन सिट्रॉन का डिज़ाइन फिलॉसफी मुझे काफ़ी पसंद आई, उन्होंने डिज़ाइन के ऊपर काम किया है। देखो अगर इस तरफ भी आप देखेंगे तो ये ना स्ट्रेच हो रही हैं, और जब ये स्ट्रेच होती हैं तो एक एग्रेसिव माचो अपील देती हैं एंड गाड़ी के ओवरऑल रियर लुक को बहुत इंप्रूव करती हैं। सो गुड मार्क्स ऑन दिस पार्ट। दोस्तों सिट्रॉन हमेशा ट्रस्टवर्दी एंड लॉयल रही है उन टर्मिनोलॉजीज को लेके जो अक्सर मैन्युफैक्चरर जो है वो यहाँ पे क्लेम करते हैं। C3 के साथ में क्या हुआ था, वो लगती बड़ी थी, उसके डायमेंशंस अच्छे थे, लेकिन कभी भी सिट्रॉन ने उसको मिनी एसयूवी या कॉम्पैक्ट एसयूवी, सब कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं कहा। दैट वाज सपोज टू बी हैचबैक, उन्होंने हैचबैक बोला। यहाँ पर एक एसयूवी क्योंकि ये है स्ट्रेच आउट की गई है, ये अर्बन एसयूवी है, इसलिए अर्बन एसयूवी कहा भी, एंड सीट्स को भी जो है वो 5+2 के ऑर्डर में उन्होंने अरेंज करा। ये 7 सीटर नहीं है, 5+2 उन्होंने क्लेम किया। और ये देखिए बूट स्पेस, जैसे ही मैं दिखाऊंगा आपको, तो यहाँ पर बहुत ही मिनिमल चीज़ें आप रख सकते हो, बहुत ज़्यादा सामान यहाँ नहीं आ सकता। बट द बेस्ट पार्ट इज ये जो सीट्स हैं
वो 7 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ में अरेंज की जा सकती है अलग अलग मोड्स पे। तो सबसे पहले इन सीट्स को निकालते हैं। देयर यू गो, एक नीचे से स्ट्रिप है एंड जैसे ही मैं स्ट्रिप को निकालूंगा ये पूरी सीट्स का जो कंपार्टमेंट है ये चेंज हो जाता है। अगर मैं ये दूसरे वाली सीट को भी निकाल देता हूं तो 511 लीटर का बूट आपको दोस्त मिलता है, जो कि अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा बूट यहां पर ऑफर होता है। गाइस अब इसको ड्राइव पे लेके चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक क्विक व्यू ऑन द इंटीरियर्स आपको काफी हद तक C3 जैसे ही लगेंगे। बस ये है कि डैशबोर्ड पे अलग अलग पैटर्न्स होने की वजह से एक नया डिजाइन या आप रिफ्रेश्ड लुक इसको कह सकते हो। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो डिजिटल हो गया है। मेरे साथ आओ और हम चलते हैं इसकी डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू पे। गाइस हम आ चुके हैं C3 एयरक्रॉस के अंदर और ये केवल एक ही इंजन ऑप्शन के साथ में आती है, दैट इज अ 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन। ये 110 PS की पावर प्रोड्यूस करता है। पावर फिगर्स आर गुड, बट चलने में कैसा है दैट इज द क्वेश्चन एंड दैट शुड बी सॉल्व्ड। सो दिस इज द की फॉब दोस्तों। और यहाँ अगर आप देखेंगे लॉक अनलॉक 2 बटन है एंड बहुत ही नॉर्मल की फॉब है, ऐसा कोई स्टाइलिश या स्टाइल स्टेटमेंट नहीं है इसके अंदर। सिट्रोन की बैजिंग आपको जरूर मिलती है। इट्स टाइम कि हम लोग चलें इसको लेके एंड लेट्स गेट दिस कवर्ड। जैसे ही मैं गाड़ी स्टार्ट करूंगा बहुत ही हल्की सी गाड़ी जो है वो हिलती है, उसके बाद एक नॉमिनल पोजीशन में जाती है जैसे डीजल इंजन करते हैं, बट डीजल का बहुत ही लाइटर वर्जन आप इसको समझ सकते हो, बहुत ही हल्का सा हिलती है। चलिए चलते हैं इसको लेके, एक क्विक स्पिन मारते हैं। व्हील स्पिन हुए इसके अभी। We have crossed 120। So, ये जो इंजन है जब आप C3 में चलाते हैं ना, लेकिन ये गाड़ी क्योंकि लंबी हुई है C3 से, इस वजह से यहाँ पर वेट जो है वो एड ऑन हुआ है एंड इंजन वही रहा है। इंजन के ऊपर पावर फिगर्स वही रहे हैं, तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ उससे तो थोड़ा कम परफॉर्मी है ये इस गाड़ी के अंदर। पर हाँ ये जरूर है कि जब आप चलते हैं तो आपके पास में एनर्जी रहती है जब आप 80-90 किलोमीटर तक पहुंचते हैं तब तक। ये 0 to 100 अचीव करने में ऑलमोस्ट 16 to 17 सेकंड लगा देती है, विच इज गुड। मतलब कोई बुरा फिगर नहीं है। और फॉर अ 1.2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन तो एनर्जी है इंजन के अंदर, ऐसा नहीं है कि एनर्जी नहीं है, एनर्जी लेस हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं है, एनर्जी बखूबी है। बट इंजन के नॉइज, वाइब्रेशन एंड हार्शनेस कैसे हैं, दैट इज अ सवाल दैट नीड्स टू बी आंसर्ड। देखो गाइस जब आप इस इंजन को चलाओगे ना, और चलाने के बाद में धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा कि हाँ वाइब्रेशन जो इंजन के हैं वो गियर लीवर पे नॉमिनल है, बहुत ही कम है नॉमिनल, एंड आप उनको एक्चुअली इग्नोर भी कर सकते हो। हाँ जिनको आदत है वो क्लच पे अपना पैर रेस्ट करते हैं, कुछ लोगों को होता है ना क्लच के ऊपर पैर रेस्ट करने की आदत होती है, तो वो बहुत ही नॉमिनल वाइब्रेशन वहां भी महसूस करेंगे। लेकिन इसके किसी भी बॉडी पार्ट पर वाइब्रेशन एविडेंट नहीं है ही नहीं है वाइब्रेशन। तो आप स्टीयरिंग कॉलम छू के देखें या डैशबोर्ड पे हाथ लगाएं या आपको सीट में फील हो, तो वो महसूस होंगे ही नहीं आपको, क्योंकि वो है ही नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो दैट इज स्वीटली बैलेंस्ड हियर। लेट अस टेक अ स्मॉल यू टर्न एंड इसका टर्निंग रेडियस जरा चेक करते हैं। तो आई थिंक टर्निंग रेडियस इज गुड, उसमें तो कुछ इश्यू नहीं लग रहा है मुझे। एंड दोबारा से हम लोग रेव करते हैं, एक लंबा रेव करते हैं इस बार। गाइस जिस प्राइस पॉइंट पे ये आएगी ना, मुझे लगता है कि ये इंजन काफी जस्टिस उस प्राइस पॉइंट पे करेगा। जब आप उसके काउंटर देखोगे तो आपके पास में जो गाड़ियां हैं वो नई है, फ्रेश है एकदम, जैसे कि एलिवेट, आप किया सेल्टॉस देखते हैं, क्रेटा देखते हैं, आप यहाँ पे 2 फॉक्सवैगन की गाड़ियां, स्कोडा की गाड़ियां यहाँ पे अवेलेबल हैं, एंड मारुति सुजुकी का नया लेटेस्ट प्रोडक्ट ग्रैंड विटारा। ये सभी तमाम जो है वो मिलके 8 नंबर्स बनाते। दिस वुड बी द 9th एंट्री इन द सेगमेंट। अभी 9 एंट्री में से जो सबसे ज्यादा सेल्स जनरेटर है इस सेगमेंट में वो क्रेटा है यहाँ पे, उसकी सेल्स स्नैच करना वुड बी डिफिकल्ट। बट हाँ जो बाकी की जितनी भी गाड़ियां हैं उनकी सेल्स ये जरूर स्नैच करेगी बिकॉज ऑफ द प्राइस पॉइंट। तो जो प्राइस रखा जाएगा, जैसे मैं बार बार आपको ध्यान दिला रहा हूँ, वो प्राइस काफी अच्छा रखा जाएगा। जितने में C3 का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आएगा, आई थिंक उससे थोड़ा बहुत और ज्यादा मान सकते हैं आप। ये भी हो सकता है कि सिट्रो हमें काफी सरप्राइज कर दे एंड वो छोटा वेरिएंट C3 के टर्बो इंजन से थोड़ा कम भी फील करवा दें।
या उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डाल दें जो लिवेबल तो हो लेकिन कम हो, फीचर रिच इतना ज़्यादा ना हो। एनीवे, हम बात कर रहे हैं इस गाड़ी की ड्राइव के बारे में। दोबारा से टॉपिक पे आते हैं। अब ज़रा इस इंजन की वोकल सुनते हैं। मैं आपको सुनाता हूँ, कोशिश करता हूँ। मैं पहले एसी को ऑफ कर देता हूँ, तो मैं पीछे के और आगे के दोनों एसी यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। एंड अब आप देखिए, हम 120 क्रॉस कर चुके हैं। जो इस तरीके के वोकल्स हैं वो आपको फील तो जरूर कराएंगे कि इट इज़ अ 3 सिलेंडर इंजन, आपको परेशान नहीं करेंगे कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही नॉइज़ कर रही है, अंदर जो है वो इंसुलेशन इतना नहीं किया गया। जैसे मैंने एलिवेट के मामले में कहा था, दैट इंजन इज वोकल इन एलिवेट, जबकि वो काफ़ी रिफाइंड है, 4 सिलेंडर इंजन है, लेकिन ये 3 सिलेंडर इंजन होने के बावजूद भी इतना वोकल नहीं है जितना एलिवेट का वोकल था। तो दैट इज थिंग, मेरे ख्याल में इंसुलेशन अच्छी की है। रोड नॉइज़ के बारे में बात करूं तो वो नहीं आती है जब तक आप 120 किलोमीटर अचीव कर लो। विंड नॉइज़ भी जो है वो कुछ ज़्यादा खास अंदर तक महसूस नहीं आती है, तो उन चीज़ों को लेके आप बेफिक्र रह सकते हैं यहाँ पे। देखो, एक अच्छी चीज़ ये है कि ABC पेडल के बीच में डिस्टेंसेस काफ़ी हैं, तो अगर आप चेक करें तो आपका पैर कभी भी जो है वो कंफ्यूज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप ओवरलैप कर रहे हो एक दूसरे के ऊपर, तो वो समस्या तो दूर की है सिट्रॉन ने यहाँ पे। थी भी नहीं वो पहले, कभी C3 में भी नहीं थी, लेकिन एक डेड पेडल ज़रूरी था। वो डेड पेडल यहाँ पे कम्प्लीटली मिसिंग है अब, क्योंकि कुछ टाइम में इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आने वाला है। C3 एयर क्रॉस अभी जो है वो नहीं आएगी, केवल एक मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आएगी, तो कोई भी डेड पेडल नहीं है। वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में मोस्ट लाइकली वो डेड पेडल जरूर ऐड ऑन होगा। यहाँ पर उस चीज़ की कॉस्ट कटिंग की गई है। अब जरा व्यू के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, व्यू में आपको बोनेट क्लियरली विजिबल है, बट वो शॉर्टर डिस्टेंस के लिए है। ऐसा नहीं है कि बहुत दूर तक आप जो है वो देख रहे हो। अगर आप एलिवेट से इसको कंपैरिजन करोगे तो मुझे लगता है कि वो एक राइट कैलकुलेशन नहीं बैठ पाएगी यहाँ पे। आप यहाँ पर क्रेटा के साथ में इसको कंपेयर कर सकते हो। क्रेटा इज गुड टू कंपेयर। मेरे ख्याल में क्रेटा से हल्का सा ही जो है वो इसका बोनेट आगे से कम विजिबल है, क्रेटा एंड सेल्टॉस दोनों के हिसाब से। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी, एटलीस्ट बोनेट यहाँ पे विजिबल है। तो मार्केट में जा रहे हो आप, किसी ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे बहुत भीड़ है और आपको डर लग रहा है यार कहीं से टच ना हो जाए मेरी गाड़ी, तो वो यहाँ पर मुझे लगता है कि सिट्रॉन ने ध्यान रखा है। एंड वो आप डायगनली भी देखेंगे, आप स्ट्रेट भी देखेंगे, दोनों तरीके से ये गाड़ी काफ़ी सही है। सीट्स के बारे में बात करूं, कंफर्टेबल सीट्स है, पोजीशनिंग अच्छी है सीट्स की, और आपके पास में एक अच्छा कमांडिंग पोस्चर मिलता है यहाँ पे। जब मैं बैठा हूँ मुझे लग रहा है कि मैं एक अच्छी एसयूवी में बैठा हूँ, मैं ऊपर बैठा हूँ, टॉल बैठा हूँ। तो वो चीज़ को काफ़ी ध्यान रखा है सिट्रॉन ने यहाँ पे, एंड मेरे ख्याल में वो उसके ऊपर अच्छा काम किया है। ये सीट्स भी जो है वो ऐसी रेगुलर सीट्स नहीं है कि आप समझे किसी भी एंट्री लेवल गाड़ी की सीट्स हो। कुशन है भर भर के इनके अंदर, आप चलेंगे 400-500 किलोमीटर, मुझे लगता है कि वो काफ़ी प्यार करने लगोगे आप इन सीट से, प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हाँ, मुझे लगता है वेंटिलेटेड सीट्स आनी चाहिए थी। ये कुछ ऐसी टेकी चीज़ें हैं जो गाड़ी में आप मिस करोगे व्हेन यू आर लिविंग इन इंडिया, स्पेशली इन समर सीजन। अब जरा बात कर लेते हैं स्टीयरिंग फीडबैक की। देखो, जो स्टीयरिंग का फीडबैक है वो डिसेंट है, वो मुझे अपीलिंग नहीं लगा, या मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे बहुत ज़्यादा तारीफ करनी चाहिए उसकी। दैट इज़ डिसेंट, यू गेट द जॉब डन। जो स्टीयरिंग में हल्का सा प्ले है, बहुत ही हल्का सा, बट उसके बाद में काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। तो अगर आप हाईवे पे चल रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती हाईवे में, क्योंकि स्पीड ज़्यादा होती है एंड उसी हिसाब से स्टीयरिंग वेट भी गेन कर लेता है। लेकिन जब आप सिटी में चलते हो तो ज़रूर आपको लगेगा कि मुझे हल्का सा ज़्यादा मूव करना पड़ रहा है टू गेट द राइट मूवमेंट डन टू द व्हीकल। तो वो चीज़ ज़रूर है। एंड स्टीयरिंग के ऊपर हल्का सा काम और एक्स्ट्रा कर दे तो बेहतर स्टीयरिंग आता। हालांकि IRVM जो है वो अभी भी आपको डे नाइट फंक्शन के साथ में आएगा ये, लेकिन ऑटोमेटिक नहीं दिया गया है, ऑटो डिमिंग जो है वो नहीं दिया गया है, तो वहाँ पर आपको रियलाइज होगा कॉस्ट कट की गई है। इनफैक्ट जो इसका ए पिलर है ना वो भी काफ़ी पतला है, तो यही रीज़न है कि आपके पास में व्यू भी अच्छा मिलता है, ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता है आपका किसी भी प्रकार का विजन, सीधा चलते चले जाते हो आप। और कोई कहीं पर भी जब आप यूटर्न में मार रहे होते हो या माउंटेन्स पर भी घूम रहे होते हो, तब भी आपको जो है वो इन ए पिलर्स की वजह से प्रॉब्लम नहीं होती कभी भी।
अब जरा बात करते हैं इसके सस्पेंशन सेटअप की। देखो फ्रंट में मैकफर्सन स्ट्रट लगा है, रियर में जो है वो टॉर्शन बीम आपको ऑफर किया गया है। अब ये दोनों ही जो सस्पेंशन है वो आप जनरली हर एक कॉम्पैक्ट एसयूवी में या सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में या एंट्री लेवल हैचबैक्स, जितनी भी आप 20 लाख तक की गाड़ियां नेम एनी कार एंड दे विल बी हैविंग वन अनटिल अनलेस एक वो मिड साइज एसयूवी ना हो या आप कह सकते हो कि एक बड़ी एसयूवी ना हो, तो उसमें आपको जो है मैकफर्सन जनरली नहीं दिए जाते। ये अपना काम बखूबी निभाते हैं। आप पॉटहोल्स देखोगे तो पॉटहोल इजीली कवर कर लेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि उनको एकदम ही पी जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं या ड्रिंक कर लेते हैं, लेकिन हाँ वो एक लेवल तक जो है वो मैनेज किए गए हैं पॉटहोल कवर करने के। सिटी के पॉटहोल्स हो बहुत ईजिली जो है वो मैनेवर करेगी, उनके ऊपर से ग्लाइड होते हुए चली जाएगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हाँ, जब बड़े पॉटहोल्स के बारे में बात होती है या फिर हम हाईवे पे चलते हुए आप स्ट्रिप्स देखते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग वाली स्ट्रिप्स देखते हैं, या लाइट्स जो छोटी इल्यूमिनेशन लगी होती है, रिफ्लेक्टर लाइट्स लगी होती हैं, उनके ऊपर से जब आप क्रॉस करते हैं तब थोड़ा सा रियलाइज होता है कि हाँ हायर स्पीड्स पर भी या हाईवेज पर भी जो है वो आपके अंदर तक महसूस होती है कि हाँ मैंने कुछ पार जरूर किया है। थैंक्स टू द 215 सेक्शन टायर प्रोफाइल वो स्टेबिलिटी को जो है वो मैनेज करते हैं। अच्छी स्टेबिलिटी है, बॉडी रोल जो है वो एविडेंट है, बट ऑब्वियस है क्योंकि ये एसयूवी है, बट वो इतना नहीं है कि आपको इरिटेट करे। मतलब बहुत ही मिनिमलिस्टिक बॉडी रोल के साथ में ये गाड़ी डिजाइन की गई है। क्योंकि मोनोकॉक चैसी के ऊपर बेस्ड है तो वो एडवांटेज जरूर इसके अंदर मिलती है, स्टेबिलिटी को लेके या इवन मैं कहूँगा हैंडलिंग को लेके। राउंड द कॉर्नर्स अच्छे से हैंडल करती है, पैनिक ब्रेक अगर आप मारेंगे तो अच्छे से जो है वो यहाँ पर गाड़ी को स्टेबल करके रखती है। तो उन मामलों में मुझे लगता है कि सिट्रोन ने अच्छा काम किया है। अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टेबिलिटी एंड हैंडलिंग को लेके इस गाड़ी के अंदर। एसी कमाल का है दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर एसी जो है वो अभी फिलहाल सेगमेंट में है। मैं सेल्टॉस चलाई थी, मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया उसका एसी, लेकिन ये सुपर चिल करता है। इसके एसी के साथ में मुझे नहीं लगता कि किसी को भी प्रॉब्लम होगी अनटिल अनलेस आप सेकंड रो में बैठे, क्योंकि सेकंड रो में जो एसी लगे हैं वो फ्रंट रो से ही जो है वो सक करके आगे आप तक डिलीवर कर रहे हैं ताकि वेंटिलेशन यहाँ पे जो है वो बना रहे। लेकिन जो फ्रंट के एसी हैं वो इतने स्ट्रांग है कि वो रियर में भी कमाल करते हैं, वो रियर में भी जो है वो आपको गर्मी महसूस नहीं होने देंगे। अब देखो दोस्तों, ये चीज़ भी आप ध्यान रखें कि मैंने थर्ड रो तक जो है वो एसी की परफॉर्मेंस चेक नहीं की है, तो मैं सेकंड रो तक के बारे में आपको बता रहा हूँ। इट्स क्वाइट नाइस, तो मशक्कत नहीं होगी आपको कहीं। गाइस, जो हेलोजन हेडलैम्प्स यूनिट इस्तेमाल की गई हैं वो अच्छी हैं और मुझे लगता है रात में वो ठीक काम कर देंगी। शिकायत नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि आपके पास में फॉग लैंप का भी सपोर्ट है यहाँ पे। डीआरएल्स अच्छी लगती हैं इसके ऊपर, चमकती हुई हीरे जैसी लगती है ये गाड़ी जब दूर से कोई नज़र इस पर डालता है। एक अलग सा डिज़ाइन है इस गाड़ी के साथ में जुड़ा हुआ जो इसको थोड़ा सा यूनिक बनाता है, और जब आप दूर से देखते हो तो ये नोटिस होती है कि हाँ भाई कुछ तो बात है इस गाड़ी के अंदर, जिस वजह से लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं इसको। कुछ और चीज़ें जैसे प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात करें तो ठीक है, मेरे हाथ जो है वो हर जगह पहुंच पा रहे हैं, ईजिली मैं किसी भी कंट्रोल को यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा हूँ, तो उन चीज़ों को लेके भी शिकायत नहीं है। जो शिकायत है वो है कि क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स या इंजन स्टार्ट स्टॉप जैसे फीचर्स या इनफैक्ट आप वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स एंड वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स वो यहाँ पर मिसिंग है। तो वो इलेक्ट्रॉनिकली जो स्मार्ट बनाना चाहिए था वो स्मार्ट नहीं बन पाई है, क्योंकि अगर वो उसको इलेक्ट्रॉनिकली स्मार्ट बना दिया गया तो ये प्राइस कट जो है वो काफ़ी करेगी। अभी इसकी प्राइसिंग मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की प्राइसिंग ब्रेजा या फिर सब कॉम्पैक्ट एसयूवी की टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की प्राइसिंग से मैच कर जाए, या हो सकता है उनको अंडरकट कर जाए। अगर ये प्राइसिंग रही तो मुझे लगता है कि ये गेम चेंजर, एक रिवॉल्यूशनरी चीज़ ज़रूर यहाँ पर जो है वो सिट्रॉन लेके आ जाएगी। जो टायर की ग्रिप है ना दोस्तों, वो रोड पे अच्छी है, जम के चलती है। ग्रिप के मामले में मुझे नहीं लगता कि कोई इशू कभी भी आपको आएगा, और ये गाड़ी अच्छा परफॉर्म करेगी उस मामले में। गाइस, इसकी स्क्रीन में ना गियर शिफ्ट इंडिकेटर आता है, एंड वो जो गियर शिफ्ट इंडिकेटर है वो आपको टाइमली बताता भी रहता है कब आपको गियर शिफ्ट करना चाहिए, कब आपको डाउन शिफ्ट करना चाहिए, कब आपको अप शिफ्ट करना चाहिए। जैसे ही गाड़ी क्लच में जाती है तो वो गियर को बताता ही नहीं है, वो एकदम से स्क्रीन जो है ब्लैकआउट कर देता है कि अभी कोई जो एंगेज नहीं है गियर। दैट इज़ अ गुड थिंग, बट द प्रॉब्लम इज थोड़ा टाइम लगाता है, हल्का सा टाइम लगाएगा पहले जज करने में कि अप शिफ्ट करना चाहिए कि अब डाउन शिफ्ट करना चाहिए, बट आपको इंडिकेट जरूर करता है। दैट इज़ अ गुड थिंग। दोस्तों, अगर मैं माइलेज की बात करूँ
तो आई बिलीव ये समवेयर अराउंड 12 टू 15 किलोमीटर पर लीटर के करीब सिटी में देने में आपको सक्षम रहेगी। आप इससे 17, 18, इवन 19 के करीब जो है वो हाईवेज पर निकाल पाओगे। MID में हालांकि क्योंकि हमने एग्रेसिवली रेव किया है इसको और हम काफी टाइम से चला भी रहे हैं, तो 8.7 किलोमीटर पर लीटर की अभी जो है फ्यूल एफिशिएंसी ये यहाँ पे दिखा रहा है। दोस्तों एक अच्छी ब्रेकिंग जो है वो ये इंजन आपको ऑफर करेगा, और क्योंकि ब्रेकिंग अच्छी है तो कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी। मतलब मुझे लगता है कि जब आप ऐसी गाड़ियां ओन करते हो, जब आप ऐसी गाड़ियां चलाते हो, तो आप जनरली सिटी में चलाते हो, बहुत आप कम जो है वो हाईवे पे कभी लेके गए, या हमेशा हाईवे के लिए जो है वो गाड़ियां नहीं खरीदी जाती। हमेशा जो है वो इस तरीके से गाड़ियां नहीं खरीदी जाती कि यार अब मैं हाईवे पे लेके जाऊंगा। जनरली लोग कम्यूट के लिए जो है वो गाड़ियां खरीदते हैं। तो उस चीज के उस लिहाज से ब्रेकिंग, स्टेबिलिटी, हैंडलिंग एंड स्टीयरिंग फीडबैक के साथ साथ इंजन परफॉर्मेंस इज गुड। ये कभी परेशान तो आपको नहीं करेंगे कि यार लो एंड टॉर्क की वजह से मैं अब जो है वो गाड़ी को पुल नहीं कर पा रहा हूँ फ्लाईओवर के साथ में। दोस्तों आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं आ चुका हूँ फिलहाल सेकंड रो में, और यहाँ का एटमॉस्फेयर मैं आपको बताता हूँ कैसा आप फील करोगे जब आप सेकंड रो में बैठोगे। देखो यहाँ पर ना बहुत मिनिमल आपको बॉडी रोल फील होंगी। जब आप फ्रंट में बैठते हो ना तो बॉडी रोल समस्या इतनी ज़्यादा समझ नहीं आती, लेकिन सेकंड रो में एक कॉम्बिनेशन होता है, एक तो सस्पेंशन एंड बॉडी का, वो किस तरीके से आपने सेट किया है उस मैकेनिज्म को, उसके ऊपर काफी डिपेंड करता है। इस गाड़ी के अंदर फॉर्चुनेटली एक अच्छा सस्पेंशन सेटअप यूज किया गया है जिसके अंदर अननेसेसरी की बॉडी रोल फील नहीं होती, बट जब आप सेकंड रो में बैठते हो तो एविडेंट होती हैं, वो आपको महसूस होना स्टार्ट हो जाती है। थर्ड रो इज द प्लेस जहां पर सबसे ज्यादा बॉडी रोल जो वो फील होती है, बट थर्ड रो में हम अभी बैठेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सेकंड रो के कंफर्ट बता देता हूँ। मेरे पास में अच्छा अंडर थाई सपोर्ट यहाँ पर है, रिक्लाइन एंगल इज ऑल्सो गुड, और यहाँ पे फिक्स्ड रिक्लाइन एंगल है, साथ ही आप टू एंड फ्रो इसको मूव भी नहीं कर सकते, दीज आर फिक्स्ड सीट्स। नी रूम इज अमेजिंग, लेग रूम इज ऑल्सो गुड, कोई इशू नहीं है इन दोनों की स्पेस के बारे में अगर हम बात करें। अच्छा हेडरूम मिलता है, मैं 5 फुट 10 इंच का हूँ, एंड जस्ट लुक एट दिस रूफ लाइन, आपको रियलाइज होगा कि बहुत है हेडरूम। मतलब ये देखिए तकरीबन 5 से 6 इंचेस का जो है वो आपके पास में हेडरूम बचता है, तो वो लोग जो 6.25 फुट तक के भी है ना, बहुत आसानी से इसके अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं कहता हूँ 300-400 किलोमीटर आप नॉन स्टॉप भी चल रहे हो, रियर रो में बैठे हुए हो, कोई मजाल आपको थकान यहाँ पे हो जाए अच्छा है। एक चीज जरूर मुझे लगती है कि जब 40 से प्लस का टेम्परेचर होगा तब इन सेकंड रो के एसीज का क्या होगा, वो मुझे जरूर लगता है, क्योंकि ये थोड़े वीक हैं। और फ्रंट में बहुत शानदार एसी, तो जो सेकंड रो है उसमें और डिसेंट एसी मैं यहाँ पे कहूँगा, तो उस चीज को जरूर यहाँ पे सिट्रोन को ध्यान रखना चाहिए था। चलो जी अब थर्ड रो के अंदर भी चलते हैं, वहां का कंफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको दिखाना। देयर वी गो, यहाँ से किया हमने, ये आपके पास में एक हुक है ना, इस हुक को आप से खींचिए, देयर वी गो, ये आ चुका हूं मैं यहाँ पे थर्ड रो में। थर्ड रो में दोस्तों 5 फुट 10 इंच वाले इंसान के लिए तो लिटरली ये जगह लिवेबल नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन एक लेकिन शब्द भी आता है, बहुत छोटे बच्चे जो मात्र 8-10 साल के होंगे, मेरे ख्याल में वो यहाँ पर बैठ पाएंगे, एक एडल्ट तो नहीं बैठ सकता है। एंड ये ओकेजनल 7 सीटर के तौर पर ही यहाँ पे काम करेंगे। अब ओकेजनल कैसे, क्योंकि यहाँ पर जनरली लोग नहीं बैठेंगे, तो आप कभी कभी पिकनिक पे चले गए, मजबूरी में आपको बैठना है, तो एडल्ट्स यहाँ पे बैठेंगे, बच्चे हमेशा यहाँ बैठ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है, उस हिसाब से देखिए मेरा हेड जो है वो कम्प्लीटली रब हो रहा है, और मुझे हेडरेस्ट जो है वो ओपन भी करने पड़ेंगे। और अगर मैं रेस्ट करना चाहूँ तो मैं रेस्ट नहीं कर सकता उनके ऊपर अपना हेड, क्योंकि आगे भी मैं मूव नहीं हो सकता। यहाँ पर भी जो है वो नी रूम नेग्लिजिबल है, एंड लेग रूम भी। कुछ और चीजें जैसे कि यहाँ पर आप कप होल्डर्स देखेंगे, इस तरफ भी कप होल्डर्स देखेंगे, लेकिन अच्छी बात ये है प्रैक्टिकल बनाया है थर्ड रो को भी। कैसे, कप होल्डर्स देके प्लस 2 USB स्लॉट्स देके, तो 2 जने भी अगर यहाँ पीछे बैठे हैं तो यू हैव 2 पोर्ट्स टू चार्ज योरसेल्फ। एसी का जो थ्रो है वो पीछे तक बहुत कम आएगा, और द ओनली रीजन इज सेकंड रो जनरली जो है वो कंज्यूम कर लेगी उस एसी के थ्रो को। हाँ वेंटिलेटेड रहेगी, बट एक प्रॉपर कूलिंग जो थर्ड रो की रो में एसी होने की वजह से होता है वो शायद ना हो पाए। लॉन्ग रन में जब आप लंबा चल रहे हो तो हो सकता है 40-42 डिग्री के टेम्परेचर में पूरी गाड़ी ठंडा ना हो सके। कुछ और चीजें
जैसे कि यहाँ पर ना स्लॉट्स दिए गए हैं पार्सल ट्रे के, तो वो आपको 7 सीट वर्जन में भी दिखाई देंगे। दोनों तरफ ही क्वार्टर मिरर दिए गए हैं, देख रहे हो आप। तो वो एयरीनेस बनाने के लिए चाहे भले ही स्पेस के साथ में कॉम्प्रोमाइज हो, लेकिन छोटे क्वार्टर मिरर्स दिए गए हैं ताकि यहाँ पे एविडेंट लाइट आ सके और रूमी फील किया जा सके। तो यू कैन अपग्रेड टू सम टेक सेवी एसयूवीज, लेकिन अगर आपके पास में एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी का पैसा है तो मुझे लगता है ये एक वायबल ऑप्शन होगा उन लोगों के लिए। पैसा बचाओ, खरीदो इस गाड़ी को। सो दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो आई होगी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। Until for next time, bye bye. Take care. Keep living a car, bike, whatever vehicle you're having. Drive safe, guys. Could've say nothing.